हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम इतिहास कवर कर रहे हैं और ये इतिहास देख रहे हैं हम इग्नू की, जिसमें हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। और ये है पार्ट सेकंड। पार्ट वन आ चुका है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग ज़रूर देखना। और ये आपको जो कोड मिला है इग्नू में BHIC 101, इस कोड का हम देख रहे हैं। यूनिट 1 है भारत का इतिहास, जिसमें देखेंगे हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। पार्ट सेकंड है, पार्ट वन आ चुका है, आप लोगों ने देखा होगा। और हमने पार्ट वन में देखा था पुरातात्विक स्रोत, जिसमें हमने पढ़ा था पूरी तरह से अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ और चित्रकला। ये सब हमने अच्छे से स्टडी करा था, आपने ज़रूर देखा होगा लेक्चर 1। ये है लेक्चर सेकंड और आगे भी लेक्चर आएंगे अगर आपने बाय कर रखा है तो। और आज हम देखने वाले हैं साहित्यिक स्रोत, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में काफ़ी चीज़ें आती है जो हमारे पास अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल वेद, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था जब हम क्लास स्टार्ट कर रहे थे हिस्ट्री की, तब भी हमने देखा था। और फिर वेदांग आते हैं। वेदांग मतलब होता है वेदों के ही पार्ट होते हैं, ये जो वेद है उसी के अंग हैं, नाम से ही पता लग रहा है वेदांग मतलब वेद के ही अंग हैं। फिर है उपनिषद, स्मृतियाँ, पुराण, रामायण, महाभारत। ये दोनों महाकाव्य हैं, एपिक्स है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनकी रचना करी थी वाल्मीकि ने रामायण की, और महाभारत की रचना करने वाले थे वेद व्यास, और ये गुप्ता पीरियड में हुआ था इनकी रचना। और सेकंड हमारा है गैर साहित्य या गैर धार्मिक साहित्य, तो जिसके अंदर आता है गैर धार्मिक साहित्य में पुस्तकें आती है। काफ़ी सारी पुस्तकें मिली है, जैसे कि जो विदेशी यात्री जब आए थे तो उन्होंने पुस्तक लिखी थी इंडिका मैगस्थनीज, उसकी पुस्तक मिली है। चाणक्य की पुस्तक मिली है। चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, एक ही व्यक्ति हैं, उनके 3 नाम थे, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। उनकी पुस्तक थी अर्थशास्त्र, जिसमें हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता लगता है और आगे भी इनकी जानकारी मिलती है। फिर जीवनी है और वृत्तांत है। ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है गैर धार्मिक साहित्य में। और उसी तरह विदेशी स्रोत में आ जाते हैं कुछ चीज़ें, तो यूनानी और रोम से कुछ यात्री आए थे जिन्होंने काफ़ी सारी पुस्तकें लिखी थी। और चीनी यात्री आए थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल फाहियान, जो चंद्रगुप्त सेकंड था गुप्ता वंश में, उस समय आया था फाहियान। उसने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी थी और भारतीय समाज और यहाँ की राजनीति के बारे में बताया था, अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी उस समय। और अरबी यात्री आए थे काफ़ी लोग जिन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी है, और इनसे हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है भारत के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में या प्राचीन इतिहास के बारे में, और आगे भी इतिहास जितना भी कंटिन्यू होता रहा है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं साहित्यिक स्रोत। ये है लेक्चर नंबर सेकंड। लेक्चर फर्स्ट आ चुका है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले वो देख लेना, आप ज़्यादा समझ सकते हो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर। भारतीय इतिहास के स्रोत, साहित्यिक स्रोत हम देखने वाले हैं और इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी। मैं फैकल्टी हूँ हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का एंड पॉलिटिकल साइंस का, 3 सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ। आप लोग कोर्सेज बाय जरूर कर रहे हैं इनके। चलो फिर देखते हैं साहित्यिक स्रोत मतलब इसका मतलब क्या है, साहित्यिक मतलब क्या है ये। तो साहित्यिक मतलब होता है रिटर्न, लिटरेचर में जो हमें मिला है, लिटरेरी मिला हुआ है, लिखा हुआ जो मिला है, पुस्तकें मिली है। और ये जैसा कि मैंने बताया धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य मैंने पीछे बताया है और मैं आगे भी बताऊंगा, जिसको 2 भागों में विभाजित करा गया है जितने भी साहित्य हैं। और इससे हमें प्राचीन समय, जो प्राचीन समय था उसकी बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल वेदों से हमें पता लगता है कि उस समय का समाज कैसा था। जो जो चीज़ें लिखी गई है तो वेदों में बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है, जिसे हम वैदिक साहित्य भी हम कहते हैं कभी कभी, धार्मिक साहित्य के साथ साथ। तो इन्हीं साहित्यों से हमें जानकारी मिलती है, समाज कैसा था, रिचुअल्स क्या थे हमारे, जो प्रथा है या जो हमारे रिचुअल्स है, कस्टम से, इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है इन साहित्यों से। और हम जितने भी समझ सामग्री हमें मिली है सम्मिलित करते हैं, जो ग्रंथों के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। और इसको 2 भागों में विभाजित करा गया है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य। फर्स्ट हम देखेंगे धार्मिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य में जैसा कि आपको पता होगा, जो भारतीय समाज रहा है ये पहले से जो धर्म प्रधान देश रहा है, पूरी तरह से धार्मिक देश रहा है स्टार्टिंग से, अभी से नहीं, बहुत पहले से। आप जब प्राचीन भारतीय आप देखोगे, पढ़ोगे अच्छे से, तो आपको पता लगेगा कितना यहाँ पे धर्म कितना महत्वपूर्ण था। तो ये धर्म प्रधान देश था और प्राचीन भारतीय साहित्य का रूप पूरी तरह से धार्मिक था। यहाँ पे बेसिकली प्राचीन समय में 3 धर्म डोमिनेट करते थे, ब्राह्मण धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया एंड जैन धर्म हो गया। इन 3 धर्म के बारे में हमें पढ़ना है और इन्हीं साहित्यों से हमें
पता लगता है। इन साहित्यों की विशेषता काफ़ी ज़्यादा है और इससे हमें केवल धार्मिक सिद्धांतों का विवेचना नहीं करता, बल्कि तत्कालीन समाज, उस समय का समाज कैसा था ये भी बताता है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता लगेगा कि जो ऋग्वेद का नौवा मंडल है, नौवा मंडल, इस मंडल में बताया गया है पूरी तरह से कि जो ऋग्वेद में 4 जो वर्णा सिस्टम था उसके बारे में लिखा गया है। और आर्थिक मतलब ट्रेड वगैरह पता लगता है, वहाँ पे अर्थव्यवस्था कैसी थी इसके बारे में जानकारी मिलता है। धार्मिक, धर्म कैसा था, कौन सा धर्म बहुत ज़्यादा चल रहा था, राजनीति के बारे में हमें पता लगता है। तो इन साहित्यों से हमें पता लगता है। जैसे कि वैदिक काल में देखोगे राजनीति के बारे में आपको वेदों से बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है और कई सारे किताबें भी थी। तो इन्हीं जो धार्मिक साहित्य हमारे पास हैं इनसे हमें जानकारी मिलती है, इसलिए इतना महत्वपूर्ण है धार्मिक साहित्य, याद रखना। और इस प्रकार के साहित्य को हम बहुत धरोहर की तरह मानते हैं और ये आज के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा पढ़े जाते हैं। इसीलिए हमें पता है कि प्राचीन समाज कैसा था, वहाँ पे अर्थव्यवस्था कैसी होती थी, या धर्म कौन से थे, या राजनीति कैसी थी। और राजनीति से आज भी हम सीख लेते हैं। चाणक्य नीति आपने सुना होगा, आज के टाइम पे भी अपनाई जाती है चाणक्य नीति। तो इन्हीं पुस्तकों से हमें पता लगता है। चलो फिर आगे देखते हैं, जानते हैं। और इन जो धार्मिक साहित्यों को भी 3 तरह के धर्म थे, डोमिनेट थे, जैसा कि मैंने बताया था। तो वैदिक साहित्य फर्स्ट, जिसमें वेदों के बारे में पढ़ेंगे, वेदांत के बारे में पढ़ेंगे, पुराण के बारे में पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, ये सब हम पढ़ेंगे। फिर बौद्ध साहित्य आ जाता है, इसमें जातक कथाएँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 तरह, त्रिपिटक के बारे में पढ़ेंगे, जो 3 त्रिपिटक थे ये पढ़ेंगे, जातक कथाएँ पढ़ेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित। और बुद्ध के बारे में आप ये बायोग्राफी चाहते हो तो ज़रूर बताना। और जैन साहित्य पढ़ेंगे हम, अंगुत्तर निकाय वगैरह, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो याद रखना, आप ये हेडिंग बना सकते हो, इसी तरह बना सकते हो, या फिर 1 2 3 करके भी आप लिख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वैदिक साहित्य। और वैदिक साहित्य जो भारत ही नहीं बल्कि संसार का सर्वाधिक प्राचीन साहित्य है। मतलब कि सिर्फ इंडिया में नहीं इतना महत्वपूर्ण है, पूरी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन है, सबसे ज़्यादा पुराना साहित्य जो हमें मिला है। और जितना भी वेद है, अब देखो जो वैदिक साहित्य या वेद है इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हमें देता है, बहुत ज़्यादा। उस समय का समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में पता लगता है। और 4 वेद लिखे गए थे। और जो वैदिक समाज था इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट था हमारा जो ऋग्वैदिक काल, जिसे हम कहते हैं ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल इसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि इस समय ऋग्वेद लिखा गया था। ऋग्वेद काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो अदर 3 वेद थे, जो और 3 वेद थे, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये उत्तर वैदिक काल में लिखा गया था। इसीलिए वैदिक काल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, जब वैदिक काल हम करेंगे तब मैं कवर करूंगा पूरी तरह से किस तरह कवर करा गया है और किस तरह बांटा गया था इनको। वैसे मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। जो वैदिक काल था टोटल अगर देखा जाए तो 1500 से था ये, और इसी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया। 1500 से 1000 तक जो था ये था ऋग्वैदिक काल, और 1000 से जो 600 तक था ये था उत्तर वैदिक काल, जिसे पोस्ट वैदिक पीरियड भी हम कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बनते रहते हैं, हमेशा कंपटीशन में भी बनते रहते हैं ये। तो 4 वेद हैं हमारे पास, मैंने पहले ही बताया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और जो वैदिक धार्मिक साहित्य गिना जाता है और इसकी ऐतिहासिकता उपदेयता भी कम नहीं है। तो इसकी ऐतिहासिकता बहुत ज़्यादा कम नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऋग्वेद और अथर्ववेद का महत्व बहुत ज़्यादा अधिक है। इन वेदों को ज़्यादा स्टडी करा जाता है और पढ़ा जाता है। और इन्हीं वेदों से हमें आर्य, जो आर्य मतलब देखो आर्य कहाँ से आए थे, आपको पता होगा बाहर से आए थे आर्य, भारत में ऐसा माना जाता है। बट कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जो आर्य आए थे भारत में वो बाहर से नहीं आए थे, वो भारत के ही थे, यहीं के थे। बट कुछ इतिहास अलग अलग इनकी थ्योरी है, हम उन थ्योरी पे नहीं जाएंगे, डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऐतिहासिक मामला हो जाता है ये। बट हाँ, ये जो आर्य आए थे इनकी हमें जानकारी मिलती है वेदों से, तो इनकी जानकारी मिली है। और इनकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में पता लगता है कि इनका समाज कैसा था, आर्थिक, इनकी लैंग्वेज क्या थी, मतलब देखो संस्कृत बोलते थे बेसिकली आर्य, तो ये भी पता लगता है। अर्थव्यवस्था, तो ये घोड़े पे आए थे, घोड़े लिए और घोड़ा आया था इन पे। तो इस समय कृषि बहुत ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं देते थे वैदिक काल में, बट उत्तर वैदिक काल में कृषि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। तो कृषि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बट पशुपालन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे पशुओं पे निर्भर थे ये, पशुपालन बहुत ज़्यादा करते थे, एनिमल हस्बेंड्री। और राजनीतिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हैं। तो इससे हमें पता लगता है, किससे, इन्हीं वेदों से, ऋग्वेद से पता लगता है आर्यों के बारे में। और अथर्ववेद में जो बताया गया है आर्यों की संस्कृति, प्रगति या सजीव चित्रण उपस्थित करता है। तो जो अथर्ववेद है ये भी हमें बहुत ज़्यादा जानकारी देता है, किसके बारे में, आर्यों की संस्कृति के बारे में, प्रगति के बारे में, और सजीव चित्रण करता है। इन्हीं वेदों से हमें पता लगता है।
और वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ आ जाते हैं, कई सारे वैदिक मंत्र आ जाते हैं, विस्तार करता है इन्हीं में। और इन्हीं तत्कालीन, इससे भी हमें क्या पता लगता है, तत्कालीन आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक जीवन, इनका उल्लेख करा गया है इन्हीं में। जो जो वेद है, वेद के अलावा ब्राह्मण ग्रंथ जितने भी थे, और ब्राह्मण ग्रंथों में कुछ ग्रंथ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। फॉर एग्जाम्पल ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, पंचदश ब्राह्मण ग्रंथ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, इसलिए इनमें लिखा गया है और आज हम इनकी स्टडी कर रहे हैं, और जो ऐतिहासिक सामग्री के रूप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आपको लिखने हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है वैदिक साहित्य पे तो आपको ऐसे लिखना है, हेडिंग बना के लिखना है और पूरी तरह से डीप में जाके लिखना है। और फिर इनके अलावा अरण्यक और उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ भी है, जो बहुत ज़्यादा अंतिम भाग है इनका, और इसी से हमें दार्शनिक प्रश्नों पर विचार किया जाता है। जितने भी दर्शन हैं इसके बारे में जानकारी मिलती है, और जितने भी आरंभिक हिंदू थे धार्मिक सांस्कृतिक जीवन पर ही प्रकाश डालते हैं। तो आरंभिक हिंदू थे जो स्टार्टिंग के ब्राह्मण थे, उनके बारे में, इनकी धार्मिक जीवन, दिनचर्या, इसके बारे में प्रकाश डाला जाता है। इनके रिचुअल्स कैसी थी, पूजा पाठ कैसी थी, फेस्टिवल क्या थे, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हमें ये ग्रंथ देते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। फिर आ जाता है महाकाव्य। महाकाव्य बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पार्ट्स में महाकाव्य को डिवाइड करा गया है। 2 पार्ट्स मतलब हमारे पास 2 हैं, रामायण एंड महाभारत। रामायण की रचना किन्होंने करी थी, वाल्मीकि जी ने करी थी, इन्होंने लिखा था। और महाभारत की रचना करी थी वेद व्यास ने, गुप्ता पीरियड में। ये 2 महाकाव्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महाभारत आपने सुना होगा, या भागवत गीता के बारे में भी सुना होगा आपने। रामायण भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रहा है, आप लोग जरूर एक बार देखें इनको। और इसके जो ये रामायण और महाभारत के अलावा भी हमारे पास पुराण है, अतिरिक्त पुराण है, 18 पुराण है टोटल, संख्या इनकी 18 पुराण है, याद रखना। और स्मृतियाँ भी हैं, वैदिक साहित्य के ही अंग हैं ये सब। तो रामायण, महाभारत, पुराण, ये सारे क्या आ जाते हैं, वैदिक साहित्य में आ जाते हैं। और जो स्मृतियाँ हैं इसमें भी बताया गया है आर्यों के साहित्य वे अवशिष्ट अंग हैं, विशिष्ट अंग हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें विभिन्न ऋषियों, जो सेज थे, जो ऋषि थे, इनके नाम से प्रचलित होता है। स्मृतियाँ में ऐतिहासिक महत्व की जानकारी देते हैं हमें। तो ऋषि थे जो सेज थे। अब ऋषि होंगे जो जाहिर सी बात है योग कर रहे होंगे, योगा कर रहे होंगे, पूरी तरह से मग्न होंगे। इनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है इन साहित्यों से। और फिर कुछ बौद्ध साहित्य आ जाते हैं, जैसा कि हमने वैदिक साहित्य देख लिया, तो अब देखते हैं बौद्ध साहित्य। तो आर्यों के द्वारा रचित विभिन्न साहित्य हमने पढ़ लिया। समान ही बौद्ध साहित्य भी ऐतिहासिक महत्व है। तो जिस तरह आर्य साहित्य थे, जैसे वैदिक साहित्य जिसे हम कहते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट था, उसी तरह बौद्ध साहित्य भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके अंदर जातक कथाएँ, महात्मा बुद्ध के जो पूर्व जीवन था उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी देता है, उनकी घटनाओं के बारे में बताता है, चित्र उपस्थित करता है जातक कथाओं में। और इसमें कल्पना करी गई है, सहारा लिया गया है कि मालूम पड़ता है कि किंतु बट फिर भी बुद्ध के पूर्व सामाजिक स्थिति जानने का उत्तम स्रोत है। तो उनके जो जीवन है उनसे पहले के भी, इससे हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है बौद्ध साहित्य से। जहाँ तक कथाएँ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बौद्ध धर्म में त्रिपिटक ये नाम से एक प्रसिद्ध एक ग्रंथ है, और जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित सविस्तार वर्णन करा गया है। इनके नियम के बारे में बताया गया है, तुम्हारे क्या क्या नियम होंगे इसके बारे में जानकारी मिलता है। जैसे कि 3 पिटक हैं, नाम से पता लग रहा है 3 पिटक, तो 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक और विनय पिटक, ये 3 पिटक हैं। और सुत्त पिटक में हमें बताया गया है कि बुद्ध के जो सिद्धांत हैं, संग्रह है, जो 5 निकायों का आधारित है, निकायों पर आधारित है ये। और दूसरा है अभिधम पिटक, ये वेदांतिक है, सिद्धांतों की चर्चा करता है। और फिर तीसरा है विनय पिटक, जो मठों के और संगठन के बारे में और अनुशासन के बारे में हमें बताया जाता है। तो 3 पिटक हैं, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, याद रखोगे आप लोग, मुझे उम्मीद है। सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 पिटक ध्यान रखना, बौद्ध धर्म से संबंधित है, इनके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। और फिर इसी तरह बौद्ध धर्म के अलावा जो धर्म था जैन साहित्य, जैन धर्म भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इस समय, इसके बारे में भी हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। इसमें काफ़ी चीज़ें मिलती है, कल्पसूत्र, अचारंग सूत्र और भद्रबाहु चरित्र महत्वपूर्ण है इसमें। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में जैन साहित्य भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, अपना एक स्थान बनाता है, एक अपना नाम बनाता है, और जिससे इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जैन साहित्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हमें इतिहास के कुछ ऐसे पक्षों की जानकारी मिलती है जो वैदिक तथा बौद्ध साहित्यों में प्राप्त नहीं होती। तो जो बाकी ग्रंथ, जैसा कि हमने पढ़ा पीछे, वैदिक साहित्य पढ़ा हमने, बौद्ध साहित्य पढ़ा, उसमें कुछ चीज़ें नहीं पता लगती जो हमें जैन साहित्य बताती है। तो ये साहित्य ईसा पूर्व से 5वीं-6वीं शताब्दी में लिखे गए थे जैन ग्रंथों में। ये सारे जो ग्रंथ थे, कल्पसूत्र, अचारंग सूत्र और भद्रबाहु चरित्र, महत्वपूर्ण ग्रंथ थे जिससे हमें जानकारी मिलती है।
और जैन ग्रंथों की विशेषता क्या है, ये इनमें कथाओं को ढंग से प्रस्तुत करा गया है और जिससे इतिहासकार को तथ्य संकलित करने में कठिनाई बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये सब चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। अब देख, जैसा कि मैंने बताया, जैन भिक्षु, भिक्षु मतलब क्या होते हैं, मॉन्क जिसे हम कहते हैं। तो इनमें नियमों का उल्लंघन करा गया है, उल्लेख करा गया, आई एम सॉरी, उल्लंघन बोल दिया बाय मिस्टेक, उल्लेख करा गया मतलब चर्चा करी गई है। तो नियमों का उल्लेख करा गया है पूरी तरह से, और पर्वन की रचना आचार्य हेमचंद्र ने करी थी इनकी। और महावीर स्वामी ये 24वें गुरु थे या तीर्थंकर थे इनके जैन धर्म के, और जो राजाओं और जैन सम्राटों के विस्तृत वर्णन ग्रंथ में मिलता है। तो महावीर स्वामी के समय से ये हमें जानकारी मिलती है। और अशोक का पौत्र सर्वमति चंद्रगुप्त द्वितीय और जैन था, और जिसका वर्णन इस ग्रंथ में तथा अन्य जैन ग्रंथों में भी मिलता है। और भद्रबाहु चरित्र में सम्राट के गुरु आचार्य भद्रबाहु का चरित्र है। तो इनके बारे में भी जानकारी हमें इन ग्रंथों से प्रकट होती है और इनकी जानकारी हमें मिलती है अच्छे से, जिनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। और फिर आगम ग्रंथ आ जाते हैं जो 12 अंगों का प्रमुख स्थान है। ये सब चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर कुछ गैर धार्मिक साहित्य, जैसा कि मैंने पहले बताया था, जो साहित्य हैं इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया था, धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य। तो अब देखते हैं गैर धार्मिक साहित्य। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में ऐसे ग्रंथों का भंडार हमें मिला है जो इतिहास की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि पतंजलि का महाभाष्य, शुंग वंश के जो काल था इनका, इनके बारे में जानकारी देता है। और मौर्य वंश का विवरण पढ़नी के अष्टाध्यायी में मिलता है। जो मौर्य वंश काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना करी थी चंद्रगुप्त ने 321 BC में, और इसका सबसे महान शासक था अशोक सम्राट, जो कि 268 BC में राजा बना था, 268 BC में। बट 261 के बाद इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। कलिंग जो वॉर हुई थी, कलिंग वॉर, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, उसके बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था और सारे युद्ध त्याग दिए थे। तो मौर्य वंश की जानकारी हमें कौन देते हैं, पढ़नी देते हैं, अष्टाध्यायी पुस्तक है इसके बारे में। और फिर इसी प्रकार चालुक्य वंश के सम्राट थे विक्रमादेव, इनकी प्रशंसा मिलती है। जो चरित विल्हण और विक्रामांक देव थे, इन उस काल में प्रमुख घटनाएं विवरण प्रस्तुत करते हैं। तो ये सब जानकारी हमें इन पुस्तकों से मिलती है। और जो शुंगकालीन भारत की राजनीति, इसका कालिदास भी करते हैं पूरी तरह से, जिनकी आप देखोगे इसमें मिलता है मालविका ज्ञान मित्र में, इससे प्राप्त होता है। और नंद वंश अंतिम काल में और मौर्य वंश के प्रारंभिक काल में राजनीति दशा पूरी तरह से देते हैं विशाख दत्त, जो कि मुद्रा राक्षस नाटक में मिलता है हमें। तो ये भी है, कुछ नाटक भी थे, इनसे हमें भी जानकारी मिलती है। और दंडी की 10 कुमार चरितम माध्यम से 7वीं शताब्दी के बौद्ध धर्म अवंती का चित्र प्रस्तुत करते हैं। तो ये पुस्तकें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ थे, जैसे कि विश्वनीय कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य, एक ही है व्यक्ति, ध्यान रखना। और इसी में सम्राट जो चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त वो थे जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी 321 BC में, ध्यान रखना। और महामंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर थे ये, प्रधानमंत्री थे ये मौर्य वंश के चाणक्य। और इन्हीं ने हमें जानकारी दी है राजनीतिक स्थिति के बारे में, शासन के बारे में, सामाजिक दशा के बारे में, आर्थिक और धार्मिक जीवन की विस्तृत जानकारी हमें इस पुस्तक में मिलती है, अर्थशास्त्र जिसका नाम है। और दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है हमारे पास कश्मीरी पंडित कल्हण की रजत रंगड़ी, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कश्मीर की जानकारी बहुत ज़्यादा मिलती है। और कश्मीर में जो 12वीं शताब्दी के मध्य इतिहास में पूरी तरह से प्रकाश डाला गया है रजत रंगड़ी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और फिर बाण भट्ट है जो हर्ष चरित्र लिखते हैं, जो हर्षवर्धन था, इसके बारे में जानकारी बाण भट्ट देते हैं। और ऐतिहासिक महत्व है इसका, जो इसमें 7वीं शताब्दी इतिहास के बारे में चित्रित करा गया है। और फिर दक्षिण भारत में राज्यों का वर्णन मिलता है, जो तमिल और प्राकृतिक भाषाओं में लिखित ग्रंथ हमें मिले हैं। और प्राकृतिक भाषा में बागपति द्वारा रचित ग्रंथ है गोडवाहा, कन्नौज में नरेश यशोवर्मन ने के शासनकाल में वर्णन करा गया था ये। तो ये नाम याद रखना, ये चीज़ें आपको लिखनी है इग्नू के एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर कुछ बायोग्राफी से हमारे सामने जीवन चरित्र है, जैसे कि बाण भट्ट की हर्ष चरित्र, हर्षकालीन भारत में मिलता है यहाँ पे। सध्यांकर नदी के रामचरित, पाल वंश का वर्णन करते हैं आनंद भट्ट हैं, बलाल चरित्र हैं, सेन वंश का वर्णन मिलता है जयनंद की पृथ्वीराज विजय तथा चंद्रमार दाई की पृथ्वीराज का रासो, ये सब जानकारी भी हमें मिलता है। और तत्कालीन भारत की राजनीति के बारे में पता लगता है इनसे। और विक्रमांक देवते चरित्र चालुक्य वंश का वर्णन करते हैं, तो ये भी है। और नवशासवंश चरित्र में परमार वंश का इतिहास मिलता है। तो ये कुछ पुस्तकें हैं जो जीवन चरित्र के बारे में बताते हैं और बायोग्राफीज के बारे में बताते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।